नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। अभी पिछले दिनों मैंने आप सबको एक क्राइम की स्टोरी सुनाई थी, एक क्राइम का केस जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। वो केस कुछ ऐसा था कि मामला पहले ही दिन से ओपन एंड शट था, यानी जब पुलिस मौका वारदात पर पहुंची उसी समय पुलिस को पता था कि गुनहगार कौन है, कातिल कौन है, उसे गिरफ्तार करना बाकी है। लेकिन उस केस को सॉल्व करने में पुलिस को तकरीबन 17 साल लग गए। यहां तक कि उस केस को बीच में पुलिस ने बंद कर दिया था, लेकिन फिर कोर्ट से ऑर्डर लेकर पुलिस ने उस केस को रीओपन किया और फिर उस मामले को तकरीबन 17-18 साल बाद जाकर पुलिस सुलझाने में कामयाब रही। यह भी एक अजीब इत्तेफाक है कि जब कोई एक ऐसी खबर आती है तो उससे मिलती जुलती दूसरी खबरें भी सामने आने लगती हैं। आज मैं आपको तकरीबन वैसी ही एक कहानी सुनाने जा रहा हूं, वैसे ही एक केस स्टडी के बारे में बताने जा रहा हूं, लेकिन यह कहानी एंटायरली डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है। और ये एक ऐसा केस है जिसे पुलिस ने सुलझाया तो जरूर, लेकिन एक इत्तेफाक से, और वो भी एक ऐसा इत्तेफाक जैसा आमतौर पर देखने और सुनने को नहीं मिलता। जब पूरी कहानी आप सुनेंगे तो आपको सारी बातें अच्छी तरह समझ में आएंगी और इस कहानी में कई ऐसे एलिमेंट हैं जो आपको चौंकाएंगी। आइए शुरुआत करते हैं। ये मामला है बेंगलुरु का और साल है 2014। उन दिनों स्टेट बैंक ऑफ मैसूरू से जो उसके ब्रांच मैनेजर थे मिस्टर उदय राज सिंह, वो रिटायर हुए थे और चूंकि वो वहीं रहे बेंगलुरु में, उसके बाद उन्होंने अपनी रिटायर्ड लाइफ भी वहीं बेंगलुरु में गुजारने का फैसला किया। वो और उनकी पत्नी सुशीला सिंह, घर में 2 ही लोग थे। इन दोनों की कोई संतान नहीं थी, कोई बच्चे नहीं थे, लिहाजा पति पत्नी 2 ही लोग थे। और उन लोगों ने ये तय किया कि वो रिटायरमेंट की लाइफ जो है कुछ नए वेंचर के साथ शुरू करेंगे। उन्होंने सोचा था कि वो कोई ऑर्फनेज यानी कोई असहाय बच्चों की मदद करने के लिए कोई ऐसा अनाथालय जैसी कोई व्यवस्था खोलेंगे, शुरुआत करेंगे। या फिर उन्होंने ये भी सोचा था कि अगर अनाथालय खोलना संभव नहीं हुआ तो वो कोई एक ऐसा मैरिज पैलेस या मैरिज हॉल बनाएंगे जिससे वो कुछ बिजनेस भी करेंगे। इस तरह के प्लान्स उनके माइंड में थे। तो उदय राज सिंह और उनकी पत्नी सुशीला सिंह इस मसले पर लगातार एक दूसरे से बातचीत करते थे और उन लोगों ने ये तय किया कि उनके पास जो भी जमा पूंजी है उस जमा पूंजी को खर्च कर वो इस नई कोशिश में लगेंगे। तो उदय राज सिंह के पास उनके परिवार का एक पुश्तैनी हीरे का नेकलेस था और वो हीरे का नेकलेस जो है वो मामूली नेकलेस नहीं था। 2014 की बात है। उस समय उस नेकलेस की कीमत होगी तकरीबन 18 करोड़ रुपए। सोचिए कैसा भारी भरकम और कितना शानदार वो नेकलेस रहा होगा जिसकी कीमत 18 करोड़ रुपए 2014 में थी। और उस नेकलेस के बारे में जो जानकारी है उसके मुताबिक उसमें अनकट डायमंड थे और उस नेकलेस का एक एंटीक वैल्यू था, यानी एक ऐसा पुरातात्विक महत्व वाला वो नेकलेस था जैसा आमतौर पर दुकानों में ना तो बिकता है ना देखने सुनने को मिलता है। यही वजह थी कि उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा थी। अब उदयराज सिंह इस नेकलेस को बेचना चाहते थे, लेकिन इस तरह के नेकलेस को आसानी से वो किसी ज्वेलर के पास जाकर बेच भी नहीं सकते थे, क्योंकि आमतौर पर एंटीक वैल्यू की चीज़ें जो है वो इतनी, मतलब उसके ग्राहक तो मिलते हैं और जब मिलते हैं तो बहुत मोटी और बड़ी रकम मिलती है, लेकिन ग्राहक इतने आसानी से नहीं मिलते। तो वो कुछ लोगों से बातचीत कर रहे थे और जिन लोगों से बातचीत कर रहे थे उन्हीं लोगों में 2 किरदार थे, जिनमें एक का नाम था मधुसूदन और दूसरे का नाम था अभिषेक। ये दोनों नए उम्र के लड़के थे, तकरीबन 25 से 30 साल की दोनों की उम्र थी और दोनों कोई एक बिजनेस करते थे, कोई एक कुछ और प्रोफाइल से था। तो मधुसूदन और अभिषेक से किसी जरिए से उदयराज सिंह की मुलाकात हुई थी और फिर उदयराज सिंह ने अपने उस नेकलेस को बेचने के बारे में इनसे चर्चा की थी। ये दोनों जो है उस नेकलेस को बिकवाने के लिए तैयार थे और उन्हें ऐसा लगता था कि चूंकि नेकलेस काफ़ी महंगा है तो अगर वो बेचेंगे तो कुछ ना कुछ बीच में उनका भी कमीशन बन जाएगा और उनका भी काम या पर्पस जो है वो पूरा हो जाएगा। ये उनकी प्लानिंग थी और वो उदयराज सिंह के घर अक्सर इस नेकलेस की बिक्री के बारे में बातचीत करने के इरादे से आया जाया करते थे। एक तरह से देखा जाए तो ये दोनों उदयराज सिंह के घर रेगुलर विजिटर बन गए थे और उदयराज इन दोनों पर, मधुसूदन और अभिषेक पर, बहुत भरोसा करते थे। हालांकि उदयराज की जो पत्नी है सुशीला सिंह, उनको जो है उदयराज का इन दोनों नौजवान लड़कों पर आंख मूंद कर भरोसा करना बहुत जमता नहीं था और वो अक्सर अपने पति से कहती थी कि आप थोड़ा सा फासले से मिला कीजिए, इस तरह से आप बात करते हैं, मिलते जुलते हैं,
और नेकलेस के लिए जिस तरह से आप सारी बातें खुलकर बता रहे हैं, घर के बारे में सारे राज खोल दे रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। उदयराज उन्हें समझाते थे कि तुम शांत रहो, मैं सब देख रहा हूं, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। कई रोज इस तरह के बातचीत में गुजरे और फिर 25 मार्च 2014 को इस मामले में एक मेजर टर्न आया। हुआ ये कि मधुसूदन और अभिषेक इस रोज फिर उदयराज से मिलने उनके घर आए और घर आने के बाद उन्होंने कहा कि उनके साथ 4 लोग हैं जो इस नेकलेस को खरीदना चाहते हैं। तो वो प्रोबेबल बायर हैं और वो चाहते हैं कि एक बार नेकलेस देखें और आपसे बातचीत करें। अगर आप परमिट करें तो उन चारों को हम घर में बुला लें। तो उदयराज तो नेकलेस बेचना ही चाहते थे, उनको पैसों की दरकार थी। उन्होंने कहा ठीक है, बुला लो, अब तुम लोग जब साथ में आए हो तो चिंता करने की क्या बात है। तो वो चारों लोग घर के अंदर आकर बैठ गए और अभिषेक और मधुसूदन ऑलरेडी घर के अंदर थे। थोड़ी बातचीत हुई, चाय पानी का सिलसिला चला। इसके बाद जब नेकलेस देखने की बारी आई तो उदयराज ने अपनी पत्नी से कहा कि वो नेकलेस लेकर आओ। सुशीला घर के अंदर गई और जहां भी उन्होंने सुरक्षित उस नेकलेस को रखा हुआ था वो लेकर आ गई। ये जो 4-5 लोग थे, साथ में अभिषेक और मधुसूदन थे, ये नेकलेस अपनी आंखों के सामने देखते ही इन सारे लोगों के तेवर बदल गए। शॉकिंग ये है कि जो लोग आए थे वो तो आए ही थे, उनके तो तेवर बदले ही, क्योंकि वो तो अजनबी थे, पहली बार आए थे। जो अभिषेक और मधुसूदन पिछले काफ़ी दिनों से इनके घर आ रहे थे, नेकलेस के बारे में बातचीत कर रहे थे और जिन पर उदयराज को बहुत ज़्यादा भरोसा था, उन्होंने भी अपनी असलियत दिखा दी। उनके भी तेवर बदल गए और इन सारे लोगों ने मिलकर, कम से कम 5-6 लोगों ने मिलकर पति पत्नी को काबू कर लिया, नेकलेस लूट लिया और ताबड़तोड़ चाकुओं से उदयराज पर हमला करना शुरू कर दिया। उदयराज वेल बिल्ट वाले आदमी थे, हालांकि बुजुर्ग थे, 60+ हो चुके थे, रिटायर हो चुके थे। तो उन्होंने थोड़ा रेसिस्ट किया, लेकिन उनकी पत्नी सुशीला जो है वो चीखने चिल्लाने लगी और जब चीखने चिल्लाने लगी तो हमलावरों ने उन्हें भी मारने की कोशिश की। वो भागकर बेडरूम में गई, वहाँ से भी वो चिल्लाई खिड़की से। लोगों ने उनकी चिल्लाहट सुनी भी, लेकिन सुशीला के गर्दन में भी इन हमलावरों ने कई एक चाकू मारे। इस तरह से पति पत्नी दोनों को इंजर्ड कर, पूरे घर में खून खराबा कर वो नेकलेस लेकर भाग गए। दुर्भाग्य से उदयराज की मौत हो गई, वो बच नहीं सके और सुशीला, जिन पर जानलेवा हमला तो हुआ जरूर, लेकिन उनकी जान बच गई। लेकिन इस मामले में मौके पर ही एक और भी ट्विस्ट आया। असल में जिस जगह पर ये उदयराज और उनकी पत्नी रहती थी, उस जगह का नाम है लक्का सांद्रा। बेंगलुरु की एक लोकेलिटी है। अगर मैं ठीक से प्रोनाउंस कर रहा हूं तो फिर तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर पा रहा हूं तो बेंगलुरु के रहने वाले लोग मुझे करेक्ट कर सकते हैं। तो लक्का सांद्रा इलाके में रहते थे और वहां पर ठीक उसी वक्त उसी इलाके में एक स्कूल का बच्चा, वहाँ पास में एक लेक है, उस लेक में डूबकर मर गया था, उसकी मौत हो गई थी। तो इस वजह से उस स्कूल के बाहर बहुत सारे पेरेंट्स उस रोज़ धरना प्रदर्शन कर रहे थे। यानी जिस रोज़ ये घटना हुई थी 25 मार्च, उस घटना का इस मामले से ऐसा तो कोई कनेक्शन नहीं था, लेना देना नहीं था, लेकिन चूंकि स्कूल के सामने धरना प्रदर्शन हो रहा था तो वहाँ बेंगलुरु पुलिस का एक जाब्ता तैनात था, मतलब पुलिस फोर्स तैनात थी जो भीड़ को नियंत्रित करने के लिए वहां पर लगाई गई थी। अब जब ये लुटेरे घर से लूटपाट करके बाहर निकले और सुशीला जो उदयराज की पत्नी थी वो लगातार चीख रही थी, चिल्ला रही थी, आस पड़ोस के लोग जमा हो गए। तो ये जो 5-6 नौजवान वहां से दौड़ते हुए निकले तो पुलिस वालों ने इन्हें देख लिया। वो पुलिस वाले जो वहां पर स्कूल के सामने लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी पर तैनात थे, और उन्होंने देखते ही इन लड़कों का पीछा किया और लकीली, खुशकिस्मती से 3 लोगों को पुलिस पकड़ने में कामयाब हो गई। इनमें एक मधुसूदन था जो इनके घर आता जाता था, रिसोर्स पर्सन कह ले, की पर्सन कह ले वो, और उसके साथ दिलीप और सतीश नाम के 2 और लड़कों को पुलिस ने वहां दबोच लिया, पकड़ लिया। इसके बाद इनकी अच्छी तरह से पुलिस ने मरम्मत की, सस्टेन्ड इंटरोगेशन जिसे कहते हैं इंग्लिश में या पुलिस की भाषा में, वो किया। और जब किया तो बाकी आरोपियों के बारे में भी पुलिस को पता चल गया। ये जो बाकी आरोपी थे उनके एक का नाम तो आप जानते हैं, अभिषेक, चूंकि वो भी आया करता था, अमित, किरण, श्रीधर, कुछ एक और लोग, इनको भी एक एक करके पुलिस ने पकड़ लिया। और इस तरह से 6-7 लोगों को गिरफ्तार करने के बाद इनके कब्जे से पुलिस ने वो डायमंड नेकलेस बरामद भी कर लिया। देखा जाए तो इस केस को पुलिस ने तुरंत ही सुलझा दिया, हाथों हाथ सुलझा दिया। और इस मामले में एक तो खैर उदयराज की मौत ही हो चुकी थी, कत्ल हो चुका था, और दूसरा उदयराज की पत्नी पर जानलेवा हमला हुआ था जो लकीली सरवाइव कर गई थी, बच गई थी। अब पुलिस ने इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा। इस मामले में केस चलाया जाने लगा, चार्जशीट दाखिल की गई
इस बीच जो मधुसूदन है, जो इस मामले का मास्टरमाइंड है, उसके प्रोफाइल के बारे में ज़रा आपको बताऊं। ये एक रिटायर्ड फौजी का बेटा है और ये जो लड़का है वो एक फाइनेंस कंपनी का फ्रेंचाइजी लेकर बेंगलुरु में अपना बिजनेस शुरू कर चुका था, काम कर रहा था। लेकिन उसे अपने काम में तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था, लॉस हुआ था बिजनेस में। इसके बाद उसने अपने लॉस के बारे में अपने दोस्त अभिषेक को बताया और अभिषेक समहाउ उदयराज को जानता था। तो अभिषेक ने उदयराज के पास वो जो हीरे का नेकलेस था उसको बेचने, बिकवाने और उसके कमीशन के बारे में मधुसूदन को आइडिया दिया। इसके बाद अभिषेक और मधुसूदन, जो दो लड़के उदयराज के घर आया करते थे, दोनों एक जोड़ी बनाकर उदयराज से मिलने जुलने लगे। पहले तो उनका इरादा बिकवाने का ही था, लेकिन बाद में उनके मन में भी लालच आ गया और उनको लगा कि ये अगर लूट ले तो उनके जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। 18 करोड़ का नेकलेस है, अगर 1-1 करोड़ भी मिल गया तो भी सारी समस्याओं का हल है, ऐसा उन्होंने सोचा। और इसके बाद उन्होंने बाकायदा एक ग्रुप, एक गैंग फॉर्म कर लिया। उसमें 4-5 और लोगों को इंक्लूड किया और जिस तरह मैंने आपको बताया कि 25 मार्च 2014 को उन्होंने घात लगाकर धोखे से रिटायर्ड बैंक मैनेजर के घर पर धावा बोलकर उनसे नेकलेस लूटा और उनकी हत्या करके फरार हो गए। तो ये तो कहानी थी। पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल की, सारे लोगों को गिरफ्तार किया, जेल भेज दिया। अब पुलिस ने तो सब अपनी तरफ से जो भी बेस्ट पुलिस कर सकती थी की। अदालत ने सारे आरोपियों को एक एक करके जमानत पर रिहा कर दिया। जो भी लोग गिरफ्तार हुए, सारे गिरफ्तार हो गए थे, सब रिहा हो गए। सारे लोग बाद में जैसे ही उनकी ज़मानत की अवधि खत्म हुई, वो अदालत में सरेंडर भी किया उन्होंने, वो जेल भी गए, उनको सज़ा भी हुई। लेकिन ये जो मधुसूदन था, जिसके बारे में मैं शुरू से आपको बता रहा हूँ कि यही किंगपिन था इस मामले का, मधुसूदन जो है उसने एक बार जो बेल जंप किया, मतलब बेल पर ज़मानत पर रिहा होने के बाद वो जो भागा, फिर वो वापस लौट कर नहीं आया। पुलिस ढूंढती रह गई लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। अदालत ने फाइनली उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट नए सिरे से जारी कर दिया, इशू कर दिया, लेकिन उसके बारे में पुलिस को कोई सुराग ही नहीं मिला। और 2014 से लेकर साल दर साल वक्त गुजरता रहा और तब तक गुजरता रहा जब तक कि साल 2022 नहीं आ गया। 2022 में इस मामले में एक गजब का मोड़ आया। हुआ ये कि एक रोज़ बेंगलुरु के एक पुलिस इंस्पेक्टर मंजूनाथ से मई के महीने में एक लड़की ने मुलाकात की। वो लड़की बहुत गुस्से में थी और उसने इंस्पेक्टर मंजूनाथ को कहा कि उदयराज की जो हत्या हुई थी उस मामले में आप लोगों ने उसके भाई को तो गिरफ्तार करके जेल भेज दिया, उसका भाई जेल में है, लेकिन जो मेन आरोपी है मधुसूदन, उसे तो आप पकड़ नहीं पाए। वो जमानत पर रिहा हुआ और फरार हो गया और आप लोग कुछ नहीं कर पाए। मंजूनाथ जो एक पुलिस थाने के इंस्पेक्टर थे, उनको इस केस के बारे में तब तक कोई जानकारी नहीं थी। उनका तो ट्रांसफ़र बाद में हुआ था, जब ये घटना हुई थी तब कोई और था। तो मंजूनाथ को समझ में नहीं आया। उन्होंने फिर इस केस के बारे में जानकारी जुटाई, उसका अध्ययन किया और ये जो लड़की है जिसने मंजूनाथ से शिकायत की थी कि मधुसूदन को तो आप पकड़ नहीं पाए, मेरे भाई को जेल भेज दिया, उस लड़की से इंस्पेक्टर मंजूनाथ ने मधुसूदन के बारे में जानकारी मांगी। तो लड़की का ये कहना था कि वो मधुसूदन के बारे में उसका नंबर या उसकी जानकारी तो नहीं दे सकती है, लेकिन मधुसूदन के गर्लफ्रेंड को जानती है और उसके गर्लफ्रेंड की जो पहचान है उस लड़की ने इंस्पेक्टर मंजूनाथ को बताई। इंस्पेक्टर मंजूनाथ ने उस गर्लफ्रेंड के बारे में जानकारी जुटाने की शुरुआत की। वो भी एक अजनबी लड़की थी, उसके बारे में भी पुलिस को कुछ पता नहीं था। और 14 की घटना थी, 2022 में नए सिरे से इस मामले को खंगाला जा रहा था। तो पुलिस को उस लड़की के बारे में पता करते करते उसके फेसबुक प्रोफाइल की जानकारी मिल गई। उस लड़की के फेसबुक प्रोफाइल का पता चल गया और पुलिस ने देखा कि उसके फेसबुक प्रोफाइल में उस लड़की के साथ मधुसूदन की कई सारी तस्वीरें हैं। वो तस्वीरें जो बेंगलुरु में भी खींची गई हैं और अपलोड की गई हैं, जबकि मधुसूदन को पुलिस काफ़ी दिनों से ढूंढ रही थी और अब मधुसूदन का मोबाइल नंबर भी उनके पास, पुलिस वालों के पास नहीं था। ऐसे में पुलिस ने यह तय किया कि वो इस फेसबुक पोस्ट के ज़रिए ही जो है, या इस फेसबुक आईडी जो उसकी गर्लफ्रेंड की थी, उसी के ज़रिए उसकी गर्लफ्रेंड को और मंजूनाथ को ट्रैक करने की कोशिश करेगी। पुलिस ने बहुत सीक्रेटिव तरीके से, बहुत ही खुफिया तरीके से अब उसकी गर्लफ्रेंड का पीछा करना शुरू किया। बहुत ही खुफिया तरीके से इलेक्ट्रॉनिक फुटप्रिंट जिसे कहते हैं वो निकाले गए और ये पता करना शुरू किया कि गर्लफ्रेंड कब कहाँ गई और कब कब मंजूनाथ उससे मिला, इनका गेट टुगेदर कहाँ होता है, कब मिलते हैं, कब सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं। ये सारी चीज़ें पुलिस पता लगाने लगी। इस कोशिश में पुलिस को कामयाबी मिली। पुलिस को एक रोज़ पता चला कि बेंगलुरु में एक जगह है नीला मंगला। इस नीला मंगला इलाके के एक ढाबे पर वो गर्लफ्रेंड और मधुसूदन, ये दो लोग ढाबे पे लंच कर रहे हैं।
2022 की बात है। पुलिस ने वहाँ पर दबिश डाली और मधुसूदन को 2014 के बाद 2022 में आखिरकार पुलिस गिरफ्तार करने में कामयाब रही। मधुसूदन को गिरफ्तार कर लिया गया। ये पता चला कि उसने अपना नाम बदल लिया है। इस घटना में गिरफ्तार होने के बाद जब वो जेल गया, जेल के बाद जब उसे बेल मिली, बेल के बाद जब उसने बेल जंप किया और फरार हो गया, उसके बाद वो पटना और पुणे जैसी अलग अलग जगहों पर रहा और काफ़ी दिनों तक छिपता रहा। पुलिस उस तक नहीं पहुंच पाई, मोबाइल इस्तेमाल नहीं करता था। बाद में जब वो इस बात को लेकर कन्फर्म हो गया, मुतमईन हो गया कि उसे अब पुलिस कभी नहीं पकड़ पाएगी, तो वो धीरे से बेंगलुरु वापस आया, लेकिन नए पहचान के साथ। उसने अपना पूरा नाम, पता, हुलिया, गेटअप, आई कार्ड सब चेंज कर लिया था। अपनी गर्लफ्रेंड से मिलता था और एक सुकून भरी ज़िंदगी जी रहा था। पुलिस को उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी क्योंकि बंदे ने अपनी पूरी शख्सियत ही बदल ली थी। कहाँ से पुलिस पकड़ पाती। लेकिन उस लड़की ने, जो इसी मामले के बाकी जो दोषी हैं उनमें से एक दोषी की बहन थी, उस लड़की के उस शिकायत की वजह से मधुसूदन के बारे में पुलिस को जानकारी मिली और पुलिस ने मधुसूदन को गिरफ्तार कर लिया। मधुसूदन को गिरफ्तार करने में पुलिस को कामयाबी मिली लंबे कई सालों के बाद। अब पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है और उसे भी आजीवन कारावास की सज़ा हुई है क्योंकि कत्ल का मामला है, बल्कि उसकी सज़ा तो और कड़ी होगी क्योंकि उसने बेल जंप किया और उसके बाद वो भागता रहा। बाकी लोगों की सज़ा जब तक पूरी हो जाएगी, हो सकता है कि ये उसके बाद भी जेल में सड़ता रहे। तो ये है पूरी कहानी, जो एक ओपन एंड शट केस था क्योंकि जिस रोज़ घटना हुई उसी दिन पुलिस ने जो दोषी हैं उनमें से कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया था और मामले का खुलासा कर दिया था। लेकिन एक आदमी जो इस मामले का किंग पिन था वो फरार रहा और उसे गिरफ्तार करने में पुलिस को नाकों चने चबाने पड़े। आइए कुछ कमेंट्स पढ़ते हैं जो मेरी प्रीवियस स्टोरी पर आप लोगों ने किया है। दत्ता गायकवाड़ ने कमेंट किया है। उन्होंने कहा कि स्थानीय पुलिस की मदद से ऐसे आरोपी जो दूर दराज में कहीं छिपे होते हैं उनको पकड़ा जा सकता है। चंद्रशेखर भावी समथिंग है, उन्होंने भी कमेंट किया, बहुत बहुत स्वागत आपका। राघवेंद्र तिवारी, हेल्थ स्टाइल समथिंग है, कुवैत के नाम से एक आईडी है और उन्होंने कहा है कि कुछ मुखबिर जो है वो पुलिस में ही छुपे होते हैं, मतलब वो पुलिस में काम करते हैं लेकिन वो कई बार मुजरिमों को टिप ऑफ देते रहते हैं, जानकारी देते रहते हैं। बंजारा टेरा के नाम से एक आईडी है, उन्होंने भी कमेंट किया है। तेंजिन ने विश किया है, बहुत स्वागत आपका। मुकेश हैं हमारे दर्शक। साई रत्ना, इन्होंने कहा है कि सैफ अली खान पर लगातार सारे चैनल खबरें दिखा रहे थे और हर जगह उनकी खबर आ रही थी, कुछ दूसरी खबर जानने की इच्छा लोगों में होती है। अनुराग गौतम का भी कमेंट है। केवल कृष्ण जी हैं। विनय नासवाले जी हमारे रेगुलर लिसनर हैं। मोहम्मद जाकिर, आशा पाटिल, मुकेश यादव, मोहम्मद दिलशाद और विनोद बीर खानी, ये नेपाल से होंगे। श्याम लला सीताराम, श्यामलाल चौधरी, ये नोखा बीकानेर राजस्थान से हैं। ये पूछ रहे हैं आपके 2 चैनल है क्या? नहीं, मेरे 2 चैनल नहीं है, मेरा कोई भी चैनल नहीं है। मैं क्राइम तक का एम्प्लॉय हूँ और मैं यहाँ आप सबसे मिलता हूँ। हर्षित जैन और अर्शप्रीत संधू, इसके अलावा नूर मोहम्मद साहब ने भी कमेंट किया है, बहुत धन्यवाद आप सारे लोगों का। और भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है। सारे लोगों के नाम और कमेंट एक दिन में पढ़ना संभव नहीं है, आप जानते हैं, लेकिन इस सिलसिले को प्लीज़ बरकरार रखिएगा। और जो आज मैंने आप लोगों को कहानी सुनाई है उस कहानी पर आपकी क्या राय है प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।